हर रोज की तरह दिनेश लाल जी अपने शाम के सैर सपाटे से लौट आए थे। वह अपने जूते उतार ही रहे थे कि बहू ने पूछा, बाबूजी, आज हम पार्टी में जा रहे हैं। हम वहीं से खाना खाकर आएंगे। आज रात के खाने में क्या खाएंगे बताइए। दिनेश लाल जी सोचने लगे, आज तो रविवार भी नहीं है और ना ही किसी की शादी है। जरूर किसी पार्टी में जा रहे होंगे। छोड़ो, मुझे क्या करना है इस उम्र में। अपने विचारों पर काबू करते हुए दिनेश लाल जी बोले, ऐसा करो बेटा, मेरे लिए 2 रोटियां सेक दो। दूध के साथ रोटियां ही खाऊंगा। बहुत तुरंत बोल उठी बहू, बाबूजी, सुबह ही तो बनाई थी, उनमें से 2 रोटियां अभी भी बची हैं। अगर आप कहें। बहू ने अपना वाक्य अधूरा ही रहने दिया, लेकिन दिनेश लाल जी अच्छी तरह समझ गए थे कि वे क्या कहना चाहती थी। सुबह की रोटियां खाई तो गैस हो जाएगा। सुबह ही बहू ने मसाले वाली सब्जी बनाई थी, जिसके चलते अभी तक खट्टी डकारें आ रही हैं। और इस उम्र में पेट को संभालना भी मतलब किसी बिगड़े हुए बच्चे को संभालने से भी ज़्यादा कठिन काम है। बाबूजी बोले, नहीं बेटा, इस उम्र में सुबह की रोटी या नहीं खाई जा सकती। तुम थोड़ी तकलीफ करके मेरे लिए 2 ताज़ी रोटी बना दो। बहू को बहुत गुस्सा आया। वो गुस्से में ही बड़बड़ाते हुए बोल उठी, अब 2 रोटियां बनाओ या 10 काम को उतना ही बढ़ेगा। आटा गूंथो, रोटियां बनाओ, किचन और बर्तन करो। इन्हें क्या है, सिर्फ ऑर्डर देना है। काम तो मुझे करना पड़ता है ना। बस दिन रात इनकी ही सेवा करते रहो। बहू के बोल दिनेश लाल जी के गालों पर पड़ रहे थे। भगवान, सिर्फ 2 रोटियां बनाने में इतनी तकलीफ। मैंने कोई 5 पकवान तो नहीं माने थे। उन्हें बहुत गुस्सा आ गया, पर गुस्सा वहीं किया जाता है जहाँ कहीं सुनने वाला। उन्होंने अपना गुस्सा निगल लिया। अब तो उन्हें जितनी जल्दी गुस्सा आता था, उससे जल्दी चला भी जाता था। दिनेश लाल जी को अपनी पत्नी की बहुत याद आई। निर्मला के जीता जी उन पर कभी बासी रोटी खाने की नौबत नहीं आई थी। उल्टा खाने में 10 चीज़ें और मिल जाती थी। खाने के साथ मीठा, पापड़, अचार, दही, छाछ, सलाद और पता नहीं क्या क्या। दिनेश जी को बहुत बुरा लग रहा था। रहने दो बहू, मैं सुबह की ही रोटी खा लूँगा। फिजूल में तुम्हें तकलीफ होगी और वैसे भी तुम्हारे हाथों की रोटी बहुत मुलायम होती है। मुझे चलेगा। मेरी वजह से तुम लोगों को देर नहीं होनी चाहिए। बहू को तो सोने से पीला मिल गया। वह अपने मीठी आवाज करते हुए बोली, बाबूजी, आप चाय लेंगे क्या। दिनेश जी ने अपनी चाय पीने की इच्छा को दबाते हुए बोले, वैसे कोई खास इच्छा तो नहीं है चाय पीने की, मगर तुम अपने लिए बना ही रही हो तो थोड़ी सी बना देना। हाँ बाबूजी, मैं अपने लिए बनाने वाली हूँ, आपके लिए भी बना देती हूँ। बोलकर बहू रसोई घर के अंदर चली गई। दिनेश लाल जी खुद से ही बातें करने लगे, अभी तो लाखों की जायदाद है मेरे पास। ये घर भी मेरे नाम पर है और खाते में भी लाखों रुपए पड़े हैं। कभी बेटा विषय निकालता है तो मैं बोलकर टाल देते हूँ कि बेटे, मेरे बात तो सब तेरा ही है सब कुछ, और फिर एक कप चाय और 2 ताज़ी रोटियों के लिए तरसना पड़ता हो तो उन बूढ़ों का क्या होता होगा जिनके पास संपत्ति के नाम पर सिर्फ पुरानी यादों के अलावा और कुछ नहीं होता। निर्मला को याद करके दिनेश लाल की आंखों में आंसू चमकने लगे और धीरे से गालों पर सरके। वे अपनी पत्नी को याद करते हुए रोने लगे। निर्मला के होते हुए उन्होंने घर का कोई काम नहीं किया था। आर्थिक जवाबदारी होने के अलावा उनकी और कोई जिम्मेदारी नहीं थी। उनके व्यापार ने भी उन्हें अच्छा साथ दिया था। वह भी निर्मला से बहुत प्यार करते थे, लेकिन कभी जता या बता नहीं पाए। वह यह सच्चे दिल से मानते थे कि निर्मला उनकी किसी पूर्व जन्मों के पुण्य का फल है, लेकिन जिंदगी की भागदौड़ में वह निर्मला के मन की इच्छाएं पूरी न कर सके। उन्हें वैष्णो देवी जाना था, लेकिन हर बार वह यात्रा अगले साल के लिए पोस्टपोन हो जाती थी। हर बार घर और संसार की जिम्मेदारियां संभालते संभालते कब उनकी इच्छाएं उन्हीं के साथ चली गई, पता ही नहीं चला। दिनेश जी ने देखा, उनके पोता पोती दोनों ही स्कूल से आ गए थे। दोनों ने अपना बस्ता सोफे पर फेंका और दादाजी की तरफ दौड़कर उनके गले लग गए। वो दादाजी खेल में लग गए। यही निस्वार्थ प्रेम के कुछ पल थे जिनमें दिनेश लाल जी बच्चों के साथ बच्चे बन जाते थे और सारे दुख भूल जाते थे। वह कुछ बोल पाते उससे पहले ही बहू ने कहा, चलो छोड़ो दादाजी को, हमें पार्टी में जाना है। जल्दी से आकर तैयार हो जाओ, पापा भी आते ही होंगे। दोनों ही बच्चे दादाजी को छोड़ मम्मी की तरफ भागे। उनकी पोती 7 साल की थी और पोता 5 साल का। दिनेश लाल जी ने अपनी सोच में डूबे हुए बालकनी की तरफ गए। बालकनी में धीमी ठंडी पवन में उनका स्वागत किया। बहू उनके लिए चाय बनाकर लेकर आई, बालकनी में रखी। अपनी कुर्सी पर बैठकर दिनेश लाल जी घूट घूट करके चाय पी रहे थे। पी क्या रहे थे, वे निगल रहे थे, क्योंकि चाय के नाम पर सिर्फ कम शक्कर वाला पानी या ना इलायची ना अदरक।
दिनेश लाल जी मन में सोचने लगे, बहू के जाने के बाद आज खुद अपने हाथों से चाय बनाऊंगा, इलायची, अदरक और थोड़ी सी ज़्यादा शक्कर डालकर। उसके साथ रोटियां खा लूँगा, रोटियां खाऊंगा। रोटियों की याद आते ही उनके मुंह। चाय खत्म होने पर खाली कप लेकर वह किचन में रखने के लिए गए तो वहां देखा बहू के और बच्चों के कप धोके पड़े हैं। उन्होंने भी अपना कप धोकर रख दिया और अपनी डायरी लेकर बालकनी में आ गए। बालकनी में बैठे बैठे उनकी नज़र सूखी हुई तुलसी के पौधों पर गई। उन्होंने एक लोटा पानी डालकर उसमें कुछ मिनटों बाद ध्यान से देखने पर उन्हें पता चला कि सूखे हुए तुलसी के पौधों में नई कोपलें मुस्कुरा रही थीं। उन्हें याद आया, तुलसी को पानी और शाम को दी थी। अब तो शाम को तुलसी को ना ही भगवान के मंदिर में दिया जलता है, ना ही तुलसी पर। ये इतनी आदतें निर्मला अपने साथ ही ले गई थी। दिनेश लाल आसमान की तरफ देखकर बोले, शकुंतला, मुझे और इस घर को अभी तुम्हारी ज़रूरत थी। तुम क्यों हमें छोड़कर चली गई? तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने हमेशा साथ रहने का वचन तोड़ दिया, तुम मुझे अकेला छोड़कर चली गई। दिनेश लाल की आंखें भर आईं। पापा, इतनी ठंडी हवाएं बह रही हैं और आप हैं कि बालकनी में बैठे हैं, अंदर आ जाइए, नहीं तो बीमार हो जाएंगे, बेटे ने दिनेश लाल जी से कहा। बेटा, बहू और पोता पोती सब तैयार होकर पार्टी के लिए निकल रहे थे। किसी ने झूठ मूठ ही मन रखने के लिए भी उनसे साथ चलने के लिए नहीं पूछा, बल्कि अपने आप सब चुपचाप चले गए। बाबा, आप खाना खाकर जल्दी सो जाइएगा, हमें आने में देर हो जाएगी। ज़्यादा देर तक जागना आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं। हमारे पास घर की दूसरी चाबी है, हमारी चिंता मत कीजिए, बेटे नहीं जाते हुए बोला। ऐसे बोल रहे हैं जैसे मेरी सेहत की बहुत फिक्र है। कितने दिनों से बोल रहा हूँ, डॉक्टर के पास ले चलो, बीपी बढ़ा हुआ, शुगर भी चेक करवाना है। थोड़ा सा भी चलता हूँ हाँफने लगता हूँ। बेटा कहता है, बुढ़ापे में तो ये सब चलता रहता है, अब ज़्यादा भ्रम मत पालिए पापा। बूढ़े बाप के पास बैठने के लिए थोड़ा सा भी टाइम नहीं तेरे पास, और पार्टी टाइम टू टाइम चाहिए। ऐसे अनगिनत विचार उनके दिमाग में चल रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने हाँ में सिर हिला दिया। सभी पार्टी में चले गए। दिनेश लाल जी हाल में रखी कुर्सी पर आकर बैठे और खाना खाने की इच्छा तो नहीं थी, इसलिए टीवी चालू कर ली। आज वैलेंटाइन डे था और प्यार का दिन था, वही सब दिखा रहे थे। दिनेश लाल जी की नज़रों के पास में रखे अपनी पत्नी की फ्रेम पर नजरें गईं। रेड कलर की साड़ी पहनी हुई थी। प्यार तो उन्होंने भी बहुत निर्मला जी से किया, पूरी ज़िंदगी किया, जी जान से किया, लेकिन कभी बोल नहीं पाए। टीवी पर दिखा रहे थे, लोगों ने लाल कपड़े पहने थे, हाथों में लाल फूल के गुच्छे थे, ग्रीटिंग कार्ड्स की खरीद रहे थे। पता नहीं दिनेश लाल जी के मन में क्या आया, उन्होंने पैसों का बंटवा लिया और घर से निकल पड़े। निर्मला जी की याद में चलते चलते वह एक आइसक्रीम पार्लर के पास पहुंचे। उनको श्वास चढ़ गया, उनके सांसों की गति तेज हो गई। आइसक्रीम पार्लर के पास एक कुर्सी पर आकर वह बैठ गए। तभी वहां पर एक छोटी सी बच्ची आई और गुब्बारे बेच रही थी। बच्ची बोली, दादाजी गुब्बारे लोगे क्या? इतने ही बचे हैं, बिक जाएंगे तो जल्दी घर चली जाऊंगी। दिनेश लाल जी ने देखा 10-12 रंग बिरंगे गुब्बारे थे। उन्हें याद आया कि निर्मला जी को गुब्बारे बहुत पसंद थे, लेकिन अब गुब्बारे लेकर क्या करूं? उन्हें बच्ची की आंख में सच्चाई और आशा दिखी। उन्होंने 200 रुपये दिए और सारे गुब्बारे खरीद लिए। उन्हें फिर से निर्मला जी की याद आई, क्योंकि वह भी घर से निकलते समय हमेशा थोड़े एक्स्ट्रा पैसे लेकर निकलती थी और किसी न किसी ज़रूरतमंद की मदद किया करती थी। कभी वो टोकते तो वह कहती, हमें भगवान ने लेने वालों के लिए लेने वालों के नहीं, देने वालों की लाइन में खड़ा किया है, और थोड़े से रुपयों के बदले में लाखों दुआएं मिलती हैं, तो मुझे टोका मत कीजिए। आंखों में आंसुओं के साथ दिनेश लाल जी खड़े हुए रास्तों के बीचे बीच आए। उन्होंने आसमान की तरफ देखा, अपने हाथों में पकड़े गुब्बारे आसमान में छोड़ दिए और चिल्लाकर बोले, निर्मला, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। उनकी सांसों की गति बढ़ गई, उनका शरीर लड़खड़ाया और जमीन पर गिर पड़े और सदा के लिए दुनिया को अलविदा कहकर अपनी निर्मला के पास चल पड़े।